गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। बस बस आ गया 2 सेकंड में आ गया स्टार्ट। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? जी सर, गुड इवनिंग टू ऑल। जय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग सर। आइए। सब बढ़िया। बढ़िया। यस सर। चलो, बढ़िया ही रहना चाहिए। गुड इवनिंग। एक सेकेंड, कैमरा ऑफ कर लीजिए अशोक जी। कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी।
अब करेगा सर। स्क्रीन आ रहा है सबको? यस सर। अरे रुको रुको, एक चीज लास्ट क्लास में बोले थे ना कि हम डीपीएन को दिखाएंगे, वो डिवाइस भूल गया सब। देखो दिखाते हैं। रुको, सर पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? रिकॉर्डिंग एलएमएस पर। सर ये आज से न्यू टॉपिक कर रहे हैं हम स्टार्ट क्या? वो डीपीएन देखना था ना आप लोग को। हाँ जी वो बताया यस था सर, आप यस सर, डिवाइस। कैमरा आ रहा है मेरा? यस यस सर। रुको, ये देखो, यही है। पेन ड्राइव से थोड़ा सा बड़ा है ना सर ये, है ना? हाथ में छोटा है एकदम। सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। ये एकदम छोटा सा है ये पूरा इंटरनेट है इसके अंदर, अनट्रेसेबल चीजें हैं। देख लिया? मॉडर्न टाइप है सर, मॉडर्न। एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा। कोई नहीं कहेगा कि 15-16 हज़ार का है। सर अगेन फिर से दिखाइएगा ना सर। फिर से सर दिखाई। फिर से? हाँ यस सर, हम लोग देख ही नहीं पाए सर। सर ये इजीली अवेलेबल है कि इंडिया में मंगवाना पड़ता है ये? इसको फोन में भी कनेक्ट किया जा सकता है कहीं पे। अच्छा, हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलो। अच्छा, स्क्रीन आ रहा है सबको? यस सर। आ रहा है ना स्क्रीन? यस वेट, सब सेटअप करना पड़ता है। सर कैन आई आस्क समथिंग? या श्योर, हाँ हाँ पूछिए। सर हम ये अभी प्रीवियस जो टॉपिक हुआ उसमें फ्री की प्रॉक्सी पढ़े थे कि पेड पढ़े थे। आप बताए थे सर कि एक रिवर्स प्रॉक्सी भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे सर? हाँ, वो पार्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। जब एक्सप्लॉयटेशन का क्लास हम लेंगे ना, तो ओके उसके अंदर हम बताएंगे। ओके। बेसिकली हम लोग आज शुरू कर आईपी एड्रेस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये आईपी एड्रेस होता क्या है, काम क्या है इसका, थोड़ा थोड़ा नेटवर्किंग के ऊपर भी हम लोग जानने वाले हैं। प्रॉपर आज थ्योरी क्लास होने वाला है। और एक चीज़ याद रखना आप लोग, जिनको अगर ये लग रहा है कि अरे थ्योरी है चलो निकल पड़ते हैं, तो ये आज वाला ध्यान से समझना कि आज आगे चल के ये पूरा हर टॉपिक में हर जगह पर यूज होने वाला है। तो किसी को पता है आईपी एड्रेस क्या होता है? यस। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, आगे सामने स्क्रीन है, देख के बताओ कम से कम। सर सर इट्स अ वन टाइप ऑफ एड्रेस। सर इसके दो वर्जन होते हैं, एक IPv4, एक IPv6। और इसके टाइप होते हैं सर
प्राइवेट और पब्लिक। और जो IPv4 होता है वो अनसिक्योर होता है, और ये 32 बिट का होता है। और जो IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है, लेकिन ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। मैं बताऊं? बोलो। सर, जो आईपी एड्रेस होता है वो किसी भी मशीन का एक यूनिक आइडेंटिटी एड्रेस होता है। एक मशीन दूसरी मशीन से आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे को नाम के थ्रू जानते हैं, वैसे ही एक मशीन दूसरे मशीन को आईपी एड्रेस के थ्रू जानती है। और इसकी 5 क्लासेस होते हैं, ABCDE। और इसके 2 टाइप होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 की जो रेंज है वो कम पड़ रही थी क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसीलिए IPv6 जो है वो यूज होने लगा। IPv4 डेसिबल फॉर्मेट में होता है, IPv6 हेक्साडेसिबल फॉर्मेट में होता है। सर, जो IP एड्रेस होता है ये वेरी गुड। आईना प्रोवाइड करता है। अच्छा, और ये आईना ISP को प्रोवाइड करता है, ISP हम लोगों को प्रोवाइड करता है। क्या बात है। तो काम करते हैं, आज का क्लास रहने देते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ सभी ज्ञानी हैं। अरे नहीं, अच्छा बात है, मेरा काम आसान हो गया। देखो, वेरी गुड। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो बेसिकली आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर बोल सकते हो, एक एड्रेस होता है जिससे डिवाइसेस को डिफरेंशिएट करने में या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एज ए ह्यूमन, अब हम लोगों को अगर किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करना होता है तो कैसे कर सकते हैं? उसके बॉडी पार्ट, उसके बॉडी फीचर्स को लेकर तो हम लोग नहीं कर सकते ना कि अरे वो मोटे, अरे वो काले, अरे वो लंबे, लंबू या नाटे। ऑब्वियस सी बात है, सबका एक नाम होता है, एक यूनिक नेम होता है जिससे हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर पाते, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आईपी एड्रेस भी हमारा सेम काम करता है। ठीक है, इट्स ए काइंड ऑफ एड्रेस, ये एक तरीके का एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज a numerical label assigned to each devices connected to a computer network that uses the internet protocol for communication. An IP address serves two main functions: host or network interface identification and location address. IP address as a 32-bit binary number used to indicate the location of a computer or other devices on a network using TCP/IP. These addresses are similar to those of your house. They allow data to reach the appropriate destination on a network, and the internet binary of octet value maximum range 255. देखो, इसके बारे में आप लोग को पता है कि एक आईपी एड्रेस का फुल रेंज कितना होता है? 0 से 255। करेक्ट। इसका मतलब 255 होता है, बट इसका मतलब, इसका यूज क्या है ये बताओ ना। सर, इसके अलग यूज है सर। ये जो आईना इसको प्रोवाइड करती है, तो इसके अलग अलग ही यूज हैं। कुछ पार्टिकुलर अलग अलग रेंज, अलग अलग ISP को दिया जाता है। नहीं, देखो वो ठीक बोल रहे हो आप, बट देखो एक चीज दिखाते हैं आपको। स्क्रीन आ रहा है? देखो, फॉर एग्जाम्पल एक राउटर है, ठीक है, मान के चलो इसमें 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये अब अगर मान कर चलो 0 से 255, ठीक है, या 0 से, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा 0 to 256, जनरली 1 ही बोलते हैं लोग,
बट 0 से 255 ही होता है। ये बेसिकली आईपी रेंज होता है। ओके, जैसे कि जितने भी नेटवर्क के अंदर में जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं ना, हम लोग होस्ट बोलते हैं, या फिर जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, तो अब हर डिवाइस को डिफरेंशिएट करने के लिए एक रेंज दिया गया है। ठीक है, जैसे एक अगर नेटवर्क है तो उसके अंदर जो फुल रेंज होता है वो 256 या 255 होता है। ठीक है, अब मान कर चलो अगर यहाँ पर एक राउटर है, इसके पास एक रेंज है 0 से लेकर 255 तक, इसको उन डिवाइसेस को आईपी असाइन करनी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसी रेंज में से असाइन करेगा अकॉर्डिंग टू डिवाइस। जनरली क्या देखा जाता है कि नंबर 1 जो होते हैं वो राउटर की डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस होती है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 255 तक वो डिवाइस को एक नेटवर्क के अंदर उतने डिवाइसेस को वो आईपी एड्रेस असाइन करता है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट ही तो कर रहा है ना। अगर मान कर चलो फॉर एग्जांपल अगर एक 1 नंबर वाले पीसी को अगर दूसरे वाले से कनेक्ट करना है या फिर कम्युनिकेट करना है तो वो किसके बिहाफ पर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उस आईपी के बिहाफ पर ही करेगा। ऐसे दूसरे को करना है तो तीसरे पे करेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो राउटर डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, अब फुल ऑफ रेंज कितना होता है? 0 से लेके 255। आप कभी भी गौर करना कि जो फॉर एग्जांपल एक आईपी एड्रेस ऐसे होता है, मान के चलिए प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.4. मान के चलो 2। तो ये बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये थर्ड, ये तीनों रेंज होगा ना, ये सेम होगा, बट ये लास्ट का जो आईपी ये नंबर होगा ना, ये चेंज होगा हर डिवाइस में। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंशिएट करने में ये आपको हेल्प कर रहा है। अगर ये नंबर सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है सेम होता नहीं है, बट अगर ये नंबर सेम रहेगा, हो सकता है नंबर सेम, ये बताओ पहले कभी कोई एक आईपी एड्रेस किसी 2 डिवाइस को असाइन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों होगा नहीं हो तो सर वो सकता? हाँ, पैकेट होगा ही नहीं। भेजने में दिक्कत आएगी सर राउटर को। हाँ, अगर आप स्टैटिकली अगर आप उसको चेंज भी कर दोगे ना तो भी वो नहीं करने देगा। वो वहाँ पर हो सके जो होस्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाए या काम ही नहीं करेगा। अच्छा, आप लोगों को पता है आईपी असाइन डिवाइसेस को आईपी असाइन कराने का कौन सा प्रोटोकॉल है? कभी सुना है आप लोगों ने? बेसिक चीज़ है ये, अगर आप लोगों ने आईटी में कभी पढ़ा होगा नेटवर्किंग में ना। डीएससीपी सर, डीएससीपी, डीएससीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसे कि बताता हूँ मैं, पहले क्या होता था ना, पहले आप लोग कभी गौर करना, जैसे कि जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वो जैसे अगर आपके घर में आकर कनेक्शन लगाते थे इंटरनेट के, तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि वो आपके कंट्रोल पैनल में जाते होंगे, नेटवर्क एड्रेस सेटिंग में जा करके एक मैनुअली आईपी एड्रेस वो कनेक्ट करते थे, राउटर के साथ कॉन्फ़िगर करते थे, तब जाके आपके सिस्टम में इंटरनेट चलता होगा। गौर किया है कभी आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल। हाँ, अभी भी कुछ कुछ जो पुराने आईएसपीज है ना, जो अभी भी पुराने उस पर काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस तो क्या होता है, अभी क्या हो रहा है कि अभी क्या होता है, डीएचसीपी ऑटो कॉन्फ़िगर पे अब आ चुका है। मतलब वो ऑटोमेटिक, अब जैसे उस राउटर से कनेक्ट होइएगा तो वो राउटर क्या करेगा, वो उसके साथ ऑटोमेटिक उस डिवाइस को आईपी असाइन कर देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे कि आप लोगों ने बोला आईपी का 2 वर्जन होता है, वर्जन 4 और वर्जन 6। इसके बीच में मेन डिफरेंशिएशन पता है आप लोग को? ये बहुत जगह पे पूछा जा सकता है। सर IPv4 सिक्योर नहीं होता, IPv6 सिक्योर होता है। ये चीज़ बोला नहीं जा सकता है। कोई आपको अगर ऐसे डायरेक्ट बोल रहा है ना कि V4 सिक्योर नहीं होता, D6 सिक्योर होता है। बेसिकली जो ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो IP वर्जन 4 होता है वो 32 बिट पे होता है। ठीक है, कितना बिट का होता है? 32 बिट का। IPv6 होता है, वो होता है IP वर्जन 128 बिट का। ठीक है, जैसे कि नमिता ने भी बोला था कि बेसिकली IPv4 होता है, उसमें न्यूमेरिकल बोल सकते हो, उसमें डेसिमल भी होता है, और IPv6 जो होता है वो हेक्सा फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। IPv4 याद रखना डॉट डेसिमल नोटेशन में होता है, और आपका जो IP वर्जन 6 होता है वो अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आते हैं मेन डिफरेंशिएशन पे।
आईपी वर्जन 4 का अपना खुद का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, ये याद रखना। ये नहीं बोल सकते हो आप कि सिक्योर्ड नहीं होता है। सिक्योर्ड का क्योंकि वो डिपेंड करता है, आईपी वर्जन 4 डिपेंड करता है कि जो आप जिस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो और उस पर अगर IPv4 यूज हो रहा है तो उस एप्लीकेशन का जो सिक्योरिटी होता है ना उस पर वो डिपेंडेंट होता है, उसका अपना खुद का कोई आईपी सिक्योरिटी का ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सेकेंड, अगर इसमें सबसे बड़ा एक कमी बताते हैं V4 का अंदर, इसमें मैनुअल DHCP कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ठीक है। लिमिटेड एड्रेस स्पेस होता है, नमिता ने भी बोला था कि लिमिटेड होता है, ऑब्वियस सी बात है। देखो एक सिंपल सी बात है, आईपी एड्रेस जिस हिसाब से आज के डेट में इंटरनेट और जिस हिसाब से डिवाइसेस बढ़ी है, जिस हिसाब से इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर्स की कमी होगी। अब फॉर एग्जांपल, जब एक एग्जांपल बताते हैं, मोबाइल नंबर सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मोबाइल नंबर भी क्या होता है, यूनिक ही होता है ना। अगर मान के चलो एक नंबर इमरान को दे दिया गया तो वो नंबर सेम किसी और को नहीं मिल सकता है, चांस ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। ठीक है। सेम आईपी में भी वही होता है। अब वो क्यों नहीं होता है, कैसे सेम नहीं होता है, उस पर आगे बात करेंगे। अब होता ये है जैसे स्टार्टिंग में जब फोन्स आए थे, नंबर्स, मोबाइल नंबर्स आए थे, तो आप लोग याद करो कि 0 से स्टार्ट होता था, याद है? अगर जब फर्स्ट टाइम जब मोबाइल नंबर्स असाइन होना शुरू हुए थे ना तो 0 से स्टार्ट होता था। फिर धीरे धीरे यूजर्स बढ़े तो नंबर 9 से स्टार्ट होने लगा। फिर धीरे धीरे यूजर्स और बढ़ते गए तो नंबर 8 से आने लगा, फिर 7 से आने लगा, और फिर देखो अभी 6 से भी आ रहा है। तो अभी जैसे जियो है, जियो आने के बाद नंबर जियो देखो 6 से लाने लग गया ना, कुछ दिन बाद देखना कि नंबर्स 5 से भी आने लग जाएगा। ठीक है, ये चांसेस है। प्लस कि जनरली अब ये क्यों हुआ, ऑब्वियस सी बात है, यूजर्स बढ़े, कंजम्पशन बढ़ा, लोगों का नीड बढ़ा, तो उस हिसाब से वो कमी आई उसमें। सेम आईपी के साथ भी वही हुआ। तो आईपी वर्जन 6 के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, IPv4 में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, कि वहाँ पर यूजर्स के ज़्यादा बढ़ने के कारण से लिमिटेड एड्रेस स्पेस हो चुका था। आपको पता है इंडिया में सबसे पहला बार आईपी वर्जन 6 को कौन इंट्रोड्यूस किया था? इंडिया में आईपी वर्जन 6 को कौन इंट्रोड्यूस किया था? जियो किया था। यस, करेक्ट, जियो। अभी भी आप लोग ना अब तो एयरटेल वेयरटेल तो बाय डिफॉल्ट अब एयरटेल भी लाने लग गया, बट जब फर्स्ट टाइम जियो लॉन्च हुआ था ना तो उस टाइम आईपी वर्जन 6 आया था। अब आईपी वर्जन जब 6 आया था ना उस टाइम पे, तो बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 6 को इम्प्लीमेंट करने वाला जियो ही था। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे क्या था, बहुत लोग देख के आईपी घबरा जाते थे कि यार ये इस तरीके से नंबर क्यों आ रहा है। बट आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अब जा करके अगर आप जियो का इंटरनेट यूज कर रहे हो ना तो आप लोग गौर से देखना कि वहाँ पर आईपी वर्जन 6 को बाय डिफॉल्ट कर दिया गया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आईपी वर्जन 6 को ही कर दिया गया, आपका आईपी वर्जन 4 डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आप डिसेबल कर देते हो आईपी वर्जन 6 को, तब आपका आईपी वर्जन 4 डिफ्रेंशिएट करेगा, आईपी चेंज होगा लास्ट में, ऐसे नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये था कि जैसे लॉ इन्फोर्समेंट जितने लोग होते हैं ना, एजेंसीज के या फिर डिपार्टमेंट के लोग, तो वो आज के डेट में अगर उनको किसी को ट्रैक करना है या किसी यूजर का पूरा डिटेल निकालना होता है ना, तो वो आईपी वर्जन 6 को ही वो करते हैं। तो आज भी वो लोग ना अगर कोई ट्रैक करना होता है ना तो वो लोग आईपी वर्जन 6 को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें यूजर को इजीली आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है इन कंपेरेटिव टू आईपी वर्जन 4। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है ना आज के डेट में कि सेम आईपी असाइन कर दिया जा रहा है बहुत सारे एक ही रेंज में मल्टीपल लोगों को, तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल पड़ जाता है वो लोग को। तो उस केस में वो लोग आईपी वर्जन 6 को यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका ठीक उल्टा आईपी वर्जन 6 में, आईपी वर्जन 6 में यहाँ पर कोई लिमिटेड एड्रेस स्पेस का कोई नीड ही नहीं है कोई, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें यहाँ पर नंबर्स, अल्फ़ाबेट सब यूज हो रहे हैं, 128 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज हो रहा है।
प्लस कि इसका अपना खुद का आईपी सिक्योरिटी, खुद का सिक्योरिटी होता है। ये बेसिकली जो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी पे रिलाई नहीं करते हैं। समझ में आ गया सबको? और प्लस कि इसके अंदर डीएचसीपी ऑटो कॉन्फ़िगर्ड होता है, मतलब आपको कोई भी अपने डिवाइस को मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड ही नहीं है। आप बस अपने नेट कनेक्ट करो, ऑटोमेटिक आपके डिवाइसेस को ये आईपी असाइन कर देगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ में आया? अच्छा, आपको ये पता है आप लोग को डेसिमल जो नंबर होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है या फिर कंप्यूटर रीडेबल होता है? बताओ। ह्यूमन रीडेबल ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन रीडेबल, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है, मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी नंबर। करेक्ट। जैसे कि जो डेसिमल नंबर होता है ना, जैसे हमारा जो आईपी एड्रेस IP वर्जन 4 है 32 बिट का है, तो डेसिमल नंबर जो होता है ना, तो इजीली उसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे आप आईपी एक टाइम के लिए ना याद रख लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 142.168.21.5, बट अगर आपको वहीं पर बोल दिया जाए कि आप IPv6 को याद करो, कर पाओगे? एक बार में याद नहीं कर पाओगे, मुश्किल है। तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट नंबर सब यूज हो रहा है, और वो उसका बिट भी बड़ा होता है, ठीक है। और जैसे कि जो बाइनरी नंबर, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जानते हैं, जो 0 1 जो कंप्यूटर समझता है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। जो बाइनरी नंबर होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, तो कंप्यूटर की आप बोल सकती हो, कंप्यूटर का भाषा होता है, कंप्यूटर उसको समझ सकता है। अब आते हैं आगे। अब ये तो समझ गए कि 2 टाइप्स के होते हैं आईपी वर्जन 4, 2 वर्जन होते हैं आईपी के, V4 और V6। अब आगे समझते हैं। अच्छा, आप लोग को एक बात और बताते हैं, आईपी वर्जन 3 भी होता है, बट वो पब्लिकली यूज के लिए नहीं होता है। आप लोगों ने सुना है कभी? बहुत लोग के दिमाग में ये भी आया हो कि फिर V4 ही क्यों आया, V3 V2 क्यों नहीं था? हाँ, है भी। जो V3 होता है ना, वो बेसिकली होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के उनके पास होते हैं, एजेंसीज के होते हैं, साइंटिस्ट या फिर जो भी रिसर्च पर्पसेस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। जैसे लास्ट में ना, हम क्लास के एंड में हम आप लोग को दिखा देंगे, एक लिस्ट है मेरे पास। इस लिस्ट के अंदर कुछ आईपी रेंज है, यस, फॉर मिलिट्री सिक्योरिटीज, इस सब के लिए होते हैं, नासा। तो उस लिस्ट के अंदर ना एक रेंज है, ठीक है, स्टार्टिंग रेंज है आईपी के। वो आईपी किस किस डिपार्टमेंट का है, कि वो आईपी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, वो आता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना कुछ मतलब आगे पीछे उसका बिना कॉन्सिक्वेंसेस जाने हुए ही ना उन आईपी को स्कैन कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए वो आईपी एजेंसीज की होती है। अगर वहाँ पर कुछ भी इंटरप्शन पैदा हुआ, कुछ भी दिक्कत हुआ, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन तक लिया जा सकता है। खैर, अब आते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर। पता है पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंशिएशन? एनीवन? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है और पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज अलग होती है, रेंज हाई होती है। हाँ, बट ऐसे नहीं, देखो रेंज का नहीं, सब सिंपल सा एग्जांपल समझो। आपका इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, आपको आईपी कैसे असाइन हो रहा है? देखो, बेसिकली सबसे पहले एक चीज याद रखना, ISP, इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे इंडिया में मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? जियो है ना, एयरटेल है, एयरटेल होगा, आइडिया। आइडिया नहीं, VI। हाँ हाँ। अब एक और है, जनरली लोग उसको BSNL। BSNL नहीं, BSNL एक वो BSNL तो भारत सरकार की कंपनी है ना, जो कि आपको नेटवर्क या फिर प्रोवाइड करती है, बट उसके अंदर होता है MTNL, ठीक है, BSNL के अंतर्गत ही आती है। तो बेसिकली ये मेन ISP है, ठीक है, ये मेन ISP है जो आपको इंटरनेट दे रही है। और भी ISP है, बहुत सारे लोकल ISP भी होते हैं, जैसे कुछ फेमस है, जैसे एक्साइटल है, रेलवायर है, पिंक प्लस है, बहुत सारे हैं। बट ये भी जितने भी ISP है ना,
ये इंटरनेट कनेक्शन बोरो करते हैं इन्हीं कंपनी से। आप कभी एक चीज़ गौर करना, आपके एरिया में जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, कभी उनका आप पब्लिक आईपी चेक करना, वहाँ पर आपको एयरटेल जियो ही दिखने को मिलेगा। अगर आप पिंग करोगे तो वहाँ पर एयरटेल ही दिखेगा, जियो ही दिखेगा, पीआई ही दिखेगा, क्योंकि ये कनेक्शंस को ले रहे हैं। अब बेसिकली आईएसपी होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब होता ही है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया, ठीक है। तो एयरटेल का कनेक्शन जब आप लेते हो, कनेक्शन आपने लिया, आपने उस आपका डॉक्यूमेंट लिया, आपसे केवाईसी कराया, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका एक हर एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल प्रोवाइडर कोई होगा ना, आप लोग कभी जाना उनके ऑफिस के अंदर में, बहुत बड़े बड़े राउटर्स लगे रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। वो क्या करते हैं, एक वायर लाते हैं, ठीक है। हर लोकेलिटी में, हर एरिया में उनका एक पूरा कनेक्शन बिछा हुआ होता है। वो वायर लाए, वहाँ से एक वायर वो कनेक्ट करके अपने मेन फ्रेम, उसमें से डब्बा होता है उसके अंदर वो कनेक्ट करके रखते हैं। वहाँ से वो निकाल करके ला करके आपके घर में एक राउटर लगाएंगे पहले। अब वो जो राउटर होता है वो आपका होता है बेसिकली, वो प्राइवेट, वो आप कनेक्टेड जितने भी आपके होम डिवाइसेस होते हैं वो उससे कनेक्ट होते हैं। अब उस राउटर के अंदर ला करके वो क्या करते हैं, अपना कैट वायर जो होता है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब जो आपको इंटरनेट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, वो एयरटेल वाले से मिल रहा है, ठीक है। अब बेसिकली जो एयरटेल वाले से जो मिल रहा है आपको इंटरनेट, और उस आईएसपी का जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। अगर आपको इंटरनेट पर, पूरे इंटरनेट पर अगर आपको पहचान करनी होगी, अपने आप को पहचान होता है आपका, तो वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस से होता है। जैसे हम लोगों ने प्रॉक्सी हम लोगों ने लगा कर चेक कर रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ पर जब डाल रहे थे ना व्हाट इज माई आईपी, तो वो जो आईपी आ रहा था वो किसका था, वो पब्लिक था या प्राइवेट था? बता रहे हैं मामू, पब्लिक था ना। ऑब्वियस सी बात है, वो पब्लिक था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें जो इंटरनेट कनेक्शन जहाँ से हम लोग, जिसका प्रॉक्सी हम यूज कर रहे थे, एटलीस्ट प्रॉक्सी यूज करें, इट मीन्स को किसी का तो नेटवर्क ही है ना, किसी का हम नेटवर्क ही तो यूज कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो पब्लिक आईपी एड्रेस। तो जो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होती है वो हमेशा याद रखना, वो आपकी आईएसपी की होती है। अब उससे आपको लोकेट किया जा सकता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, कौन सा एरिया है। अब बहुत लोग ये बोलता हूँ कि सर हम मान कर चलिए, फॉर एग्जांपल हम यूपी में, हम लखनऊ, लेट्स एग्जांपल कि हम प्रयागराज में बैठे हुए, बट मेरा जो आईपी दिखा रहा है कि हम लखनऊ में, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि आपको ट्रेसबैक नहीं किया जा सकता। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो मेन नेटवर्क है वो वहाँ से आपको कनेक्शन मिल रहा है। अब वो कब होता है, वो बेसिकली होता है तब जब आप, जैसे आप सिम नेटवर्क का यूज कर रहे हो, फोन का नेटवर्क यूज कर रहे हो, ठीक है। तो हर एक स्टेट के अंदर ना एक मेन, जो स्टेट का जो जिला होता है, सॉरी, स्टेट का जो मेन राजधानी होता है ना, वहाँ सब कंपनी का अपना खुद का वो होता है, अपना सेटअप होता है। वहाँ से वो पूरे उस स्टेट के नेटवर्क को इंटरनेट को वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ का दिखाएगा। बट कभी कभी आप लोग एक चीज़ गौर करना, अगर आप कोई, फॉर एग्जांपल आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो किसी भी अपने एरिया का, वहाँ पर आपका एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा कि आपका सिटी कौन सा है। पता है वो क्यों? क्योंकि वो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली उसी एरिया से ऑपरेट कर रहा है। अब होता क्या है, फिर भी एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट को एक आईपी हाथ लगे, ठीक है, तो उनको इससे एक एज ए नॉर्मल पर्सन अगर आपको एक आईपी मिल भी गया ना किसी टारगेट का, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप ज़्यादा आप ये पता कर लोगे, या फिर अगर वो कोई लोकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहा हो तो आपको पता चल जाएगा किस एरिया से। बट एक डिपार्टमेंट का अगर इनको मिल गया ना तो बस उनके लिए वो बहुत है। उसके बाद आपके तक पहुंचने में उनको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। वो आईपी वो सीधा देंगे किसको, आईएसपी को। आईएसपी तुरंत उस आईपी का पूरा लॉग्स निकाल कर दे देगी, पूरा लॉग्स। क्योंकि जो आपका आईएसपी होता है ना उसके पास आपका पूरा इंटरनेट हिस्ट्री है, आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, कौन सा डिवाइस कनेक्ट किए हो, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उनके पास है। वो लॉक्स दे देंगे, उस लॉक्स के अंदर उनको वो बस उस लॉक्स तो जाएगा ही जाएगा, उस लॉक्स के अंदर ये भी डिटेल होगा कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किस रेंज में असाइन हुआ था और कौन से यूजर, यूनिक आईडी होता है, मतलब हर एक यूजर का एक यूनिक आईडी होता है। वो आईडी कौन सा होगा, आपका नंबर हो सकता है, आपका जो आपने जो केवाईसी किया था वो वहाँ पर सब कुछ होता है। वो तुरंत उनको दे देगी, आप पकड़ लेती है आके बोलो।
वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे आपको। अब बेसिकली जो रिकॉर्ड होता है ना उसको बोला जाता है IPDR रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटाबेस रिकॉर्ड। उसके अंदर पूरा डिटेल्स होता है। हालांकि अब कुछ एजेंसीज के पास तो इतना तक एक्सेस है, उनको लेटर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जितने भी ISP होते हैं ना, एयरटेल, जियो, BI, MTNL या जितने भी होते हैं, उन सबका API सर्विस उनके पास होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वो सीधा IP डालेंगे, पूरा लॉक्स निकल के आ जाएगा। बट वो कुछ ही डिपार्टमेंट के पास है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैक नहीं किया जा सकता, ट्रैक हो जाता है। तो इस तरीके से काम होता है, समझ में आया? अब आते ये है कि पब्लिक IP एड्रेस असाइन कौन करता है या ISP को कैसे मिलता है। देखो, हमेशा याद रखना, IP एड्रेस या जितने भी आप डोमेन्स देख रहे हो ना, ये सब असाइन किए जाते हैं, ये सब मैनेज या मेंटेन किया जाता है आयना की तरफ से। ठीक है, घर वाला आयना नहीं, IANA, ठीक है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। एक काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जितने भी इंटरनेट डोमेन जो आपके जो चल रहे हैं ना, ये सब यही मैनेज कर रहे हैं। अब अगर ये ठप कर दिया जाए ना, तो पूरे दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। जितने भी IP असाइन हो रही है ना, इनके पास उन सारे IPs की डिटेल्स है। इनको पता है कौन सा IP किस पब्लिक ISP या किस ISP किस रीजन को कौन से रेंज असाइन किया गया। ठीक है, वो बताते हैं आप लोग को। जब इंटरनेट आया था, उसके पहले, इंटरनेट के पहले एक चीज़ और यूज होता था, पता है आप लोग को? जो कि डिपार्टमेंट पर, जैसे जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो यूज करते थे ना, जैसे US, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट आयना US के अंदर ही ऑपरेट करती है। तो आरपा नेट आया था, आरपा नेट, वो भी आयना के ही थ्रू वो किया जाता था। हालांकि उसका यूज जनरली वायरलेस कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के लिए किया गया। ठीक है, वो भी आयना ही संभालती थी। ठीक है, तो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी जो कि एक डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू रीजन। ठीक है, एक IP रेंज डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक ISP के हिसाब से। ठीक है, अब बेसिकली एग्जांपल से बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आयना ने इंडिया को एक IP असाइन की, एक रेंज असाइन की है इंडिया को अकॉर्डिंग टू रीजन। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन से मेन ISP होते हैं। जैसे मैं बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जियो को लेते हैं, BI, एयरटेल। तो फॉर एग्जांपल इनको एक रेंज असाइन कर दिया, जैसे कि 1 से लेकर, जियो को एग्जांपल से समझाते हैं, 1 से लेकर 35, VI को मान के चलो 36 से लेकर 50, 51 से लेकर 75। ठीक है, तो ये असाइन कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके मुताबिक अब जियो के पास ये रेंज है, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, समझ जाए। अब जियो के पास ये रेंज है। अब जियो, अब देखो क्या हुआ, आयना असाइन किया अकॉर्डिंग टू रीजन, कंट्री इंडिया को। अब इंडिया में कौन कौन से जो मेन ISP है, उनको एक नेटवर्क ब्लॉक, एक IP रेंज असाइन कर दिया गया। अब जियो क्या करेगी, अब ये डिसाइड करेगी कि ये अब कौन से दूसरे ISP को ये रेंज प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू सिटी। फॉर एग्जांपल, जियो ने क्या किया, जियो से बोरो करेगी एक कंपनी, उसका नाम है फॉर एग्जांपल एक्साइटल। अब एक्साइटल को चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। अब एक्साइटल ने जियो से क्या किया, फॉर एग्जांपल 5 से लेकर 10 तक का ये IP रेंज इसमें असाइन कर लिया। ठीक है, अब एक्साइटल क्या करेगी, अपने कस्टमर्स को जो IP असाइन करेगा ना, वो इसी रेंज में असाइन करेगा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, तो क्या यहाँ पर कोई भी IP रेंज सेम या कोई IP मैच कर सकती है? मतलब अगर ये 5 से 10 इसको दे दिया गया ना, तो ये 5 से 10 के बीच में ही असाइन कराएगा, ये कोई और यूज नहीं कर सकता इस ब्लॉक को। ASN के बारे में जानते हो आप लोग? ASN ऑटोनोमस सिस्टम। एक ISP जब दूसरे ISP के साथ जो डेटा से नेटवर्क शेयरिंग या IP रेंज शेयरिंग करती है ना, तो बेसिकली वो ASN के थ्रू करती है। तो मुझे बताओ, ISP 1, ISP 2, यहाँ पर अलग अलग ISP को अलग अलग रेंज दे दिया गया, तो क्या यहाँ पर IP सेम हो सकता है?
बताओ नहीं सर। क्यों नहीं? अब इसलिए नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। आयना ये भी मेक श्योर करती है कि अगर एक आईपी रेंज अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी आईएसपी को प्रोवाइड कर दिया गया है तो वो सेम आईपी रेंज दूसरे को नहीं दे सकती। जैसे अगर यहाँ पर ये जियो 1 से 35 में ही यूज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर 36 से लेकर 50 36 टू लेकर 50 तक अगर वीआई को दे दिया गया तो वीआई ही इसको यूज कर सकता है, इसको जियो यूज नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अगर 51 से लेकर 75 अगर एयरटेल को दे दिया गया तो एयरटेल ही यूज कर सकता है और कोई इसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आयना ये भी मेक श्योर करता है, मतलब कि जैसे कि आयना मैनेज करता है तो फिर जो भी आईएसपी प्रोवाइडर या जिसको जो आईपी रेंज दे दिया गया ना वो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कभी भी देखना, एक चीज गौर करना, कोई भी आईपी रेंज आईपी एड्रेस किसी सेम नहीं होता है, किसी का भी डिफ्रेंशिएट करेगा ही करेगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझ में आया? हाँ ना बोलो। सर यस। देखो यस सर। एक सेकंड, सबनेट मास्किंग पढ़े हो आप लोग? यस सर। होता था ना 255.255 फिर उसको ऐसे मल्टी क्या करते थे, 5 से कुछ करते थे हम लोग, तब जाके वो आईपी निकालने का होता था। IPv4 समझ में, सॉरी पब्लिक आईपी समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। अब आते हैं प्राइवेट आईपी। देखो प्राइवेट आईपी में होता ही है बेसिकली एक बेसिकली अगर हम लोग ना प्राइवेट आईपी एड्रेस को मल्टीपल नाम से भी जानते हैं, जैसे लोकल आईपी भी बोलते हैं लोग, है ना। प्राइवेट आईपी, लोकल आईपी, होम आईपी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये आईपी एड्रेस एक प्राइवेट नेटवर्क में डिवाइस में जो भी उपयोग होने जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क अगर हम जब भी बोले तो समझ जाना कि आपका लोकल नेटवर्क, लाइक आपके घर में लगा हुआ राउटर, आपका फ़ोन का हॉटस्पॉट, वाईफाई वाईफाई, तो ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर में जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे और उन कनेक्टेड डिवाइसेस को जो आईपी असाइंड होगी वो बेसिकली उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस। अभी हम बता देंगे कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कितने रेंज में होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम बता देंगे। अभी फिलहाल समझो आप लोग। सर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। पूछिए। जी सर, जैसे ये प्राइवेट नेटवर्क आपने बताया ना कि प्राइवेट का क्या है अपना हॉटस्पॉट वगैरह से, तो उससे पहले तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है ना। हाँ ऑब्वियस सी बात है, आपको इंटरनेट तो आईएसपी दे रहा है ना। अब जैसे आप अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन किए, ठीक है, तो आपका फोन क्या हो गया, काइंड ऑफ राउटर ही तो हो गया एक तरीके से, वो कनेक्शन शेयर कर रहा है जी। ऑब्वियस सी बात है। अब आप इंटरनेट ऑन नहीं कीजिएगा और फोन का हॉटस्पॉट चालू कर दीजिएगा तो इंटरनेट चलेगा? वही तो सर मैं वही बोल रहा हूँ, पहले पब्लिक से ही आ रहा है ना, फिर प्राइवेट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, तभी तो हम पब्लिक बताए पहले, प्राइवेट उसके बाद ना, ठीक है। बट एक प्राइवेट आईपी एड्रेस का ना एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना, प्राइवेट आईपी एड्रेस या फिर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं ना, उसको किसी दूसरे या बाहरी नेटवर्क के डिवाइसेस से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तब तक नहीं किया जा सकता जब अब उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग, स्टैटिक आईपी, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। बट डायरेक्टली किसी बाहरी डिवाइस के साथ कोई भी उसमें अंदर कम्युनिकेशन या कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है। एनी आइडिया स्टैटिक और डायनेमिक? सर स्टैटिक फिक्स होता है और डायनेमिक चेंज होता रहता है। जैसे हम लोग उसमें देखे थे ना प्रॉक्सी सेंस में, तो उस टाइम भी तो बोले थे ना स्टैटिक और डायनेमिक, सिमिलर चीज़ है। स्टैटिक का मतलब क्या बोलो? स्टैटिक का सिंपल सा मतलब होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस दो तरीके से होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होते हैं।
स्टैटिक कहने का मतलब हो गया कि वो चेंज बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमने क्या किया, अपने लोकल होस्ट पर एक हमने वेब पेज होस्ट कर दिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे। बट Zeb क्या Ron है, is आप लोग को ये always पता है ahead. कि आप अगर Bluetooth नेटवर्क mode. स्विच एक करोगे तरीके या आप लगे रिबूट Zeb करोगे County is now तो हमारा connected. आईपी एड्रेस होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो आप मान के चलो, आप किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर आपने एक वेब सर्विस को रन कर दिया, ओके बोले और अगर वो वेब सर्विस, और बाबा ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल इसका एक सिस्टम है लोकल होस्ट, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.6.7, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे ऊपर एक लोकल होस्ट पे एक पेज को रन कर दिया। अब ये इस वाले आईपी एड्रेस पे चल रहा है, इस वाले पेज एड्रेस पे ये रनिंग कर रहा है। बट सडनली क्या होता है, आपने अपना नेटवर्क चेंज कर दिया, तो अब ये बात है, ये आईपी भी क्या हो सकता है, ये आईपी चेंज हो जाएगा। तो जो एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस पर वो चल रहा था, जिस आईपी एड्रेस पे वो असाइन हो रहा था, जिस आईपी एड्रेस से वो वेब पेज एक्सेस हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं हो पाएगा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक होगा, आपने नेटवर्क स्विच किया तो चेंज हो जाएगा एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप चाहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क भी चेंज ना हो, सॉरी नेटवर्क भी चेंज हो जाए, चेंज करते रहो, बट आईपी आपका यही असाइन होना चाहिए आपके सिस्टम को, तो उस केस में हम लोग मैनुअली इस आईपी को स्टैटिकली असाइन कर देते हैं। हम अपने सिस्टम को यही आईपी असाइन कर देते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप जितना भी चाहो उतना नेटवर्क चेंज कर दो, यही आईपी रहेगा। और ये हम तब करते हैं जब हम लोग किसी तरीके का रिवर्स कनेक्शन या किसी तरीके का लोकल होस्ट पे कोई सर्विस रन करते हैं, तब जाकर हम लोग ये चीज़ करते हैं। समझ में आ गया स्टैटिक और डायनेमिक? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। पब्लिक आईपी एड्रेस से हमेशा याद रखना, प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस से अलग होता है, और ये यूनिक नहीं होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, ये यूनिक नहीं होता है। सर एक बार स्टैटिक और डायनामिक दोबारा से करना प्लीज। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, अच्छा कोई बात, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पेज रन किया है, एक पेज होस्ट किया लोकल होस्ट पे, एक वेब पेज, ठीक है, कि ताकि मेरे नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल इस राउटर से जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है, वो इस एड्रेस से, ठीक है, इस एड्रेस से ये वाला वेब पेज एक्सेस करना, ठीक है। अब मान कर चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम इस राउटर से बना रोटी भी होगा और कुछ होगा, ये बोलो। अरे भैया सचिन कुमार अब मान कर चलिए कि आपने इस नेट, आपने कभी, ऑब्वियस सी बात है कभी न कभी आप डिस्कनेक्ट तो होइएगा सिस्टम में, आप कभी कभी नेटवर्क स्विच कीजिएगा, तो जैसे ही आप नेटवर्क स्विच कीजिएगा तो आपने जो वेब पेज रन किया था, आपने तो इस वाले आईपी एड्रेस पे रन, वो एड्रेस तो चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा ना। तो अगर एड्रेस चेंज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस एड्रेस पर ये वेब पेज ओपन हो रहा था इस वाले से, वो तो फिर खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक है। तो उस केस में हम एड्रेस चेंज, मतलब इंटरनेट चेंज भी करें और हमारा वो वेब पेज एक्सेस भी हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम इस आईपी एड्रेस को स्टैटिकली इसके इस सिस्टम पर असाइन कर देंगे मैनुअली, ताकि अगर हम नेटवर्क चेंज भी कर दें, इंटरनेट चेंज भी कर दें, फिर भी वो एड्रेस चेंज ना हो। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक और डायनेमिक। तो डायनेमिक के अंदर आईपी आप नेटवर्क चेंज करोगे तो आपकी डिवाइस की आईपी ऑटोमेटिकली मिलेगी। स्टैटिक के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग जब स्टैटिकली किसी आईपी असाइन कर देते हैं किसी डिवाइस को, हम कितने भी नेटवर्क को चेंज कर दें वो आईपी सेम ही रहेगी। आ गया बात समझ में? और अगेन एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि हम लोग प्राइवेट आईपी, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर या लोकल होस्ट के अंदर जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उसको किसी दूसरे नेटवर्क के डिवाइसेस से या किसी दूसरे नेटवर्क से एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल से बताते हैं, वो कम्युनिकेट सिर्फ लोकल होस्ट में ही करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक हैकर है, ठीक है,
एक हैकर पता है, अब मैंने बताया था आप लोग फर्स्ट क्लास के अंदर में, एक हैकर अगर आपके डिवाइस को एक्सेस करेगा ना तो वो 2 तरीके से एक्सेस कर सकता है। किसी को पता है? मैंने बताया था 2 तरीका अपनाएगा। बताओ। एक नेटवर्क के थ्रू और एक डायरेक्ट उसकी जगह पर अगर वो वहाँ पर उस सिटी के अंतर्गत वो अगर नहीं है तो वहाँ पर डायरेक्ट आईपी असाइन करके वो कर सकता है। नहीं देखो, मैंने बताया था ना, जनरली क्या होता है, हैकर 2 तरीका अपनाएगा। हैकर्स क्या करेंगे, या तो वो अपने नेटवर्क में किसी तरीके से विक्टिम को लाएंगे। कैसे? फेक एक्सेस पॉइंट बना करके, लाइक फेक वाईफाई, फेक एक्सेस पॉइंट बना करके, जो ऑब्वियस सी बात है, मैं बताऊंगा आप लोग को वायरलेस के अंदर कि कैसे नकली वाईफाई बनाया जा सकता है, कैसे फोर्सफुली कनेक्ट किया जा सकता है किसी भी यूज़र को। एक बार अगर यूज़र कनेक्ट हो गया ना तो उसके ऊपर फिशिंग अटैक किया जा सकता है, उसके अंदर मालवेयर को प्लांट किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये, हैकर किसी तरीके से वो अपने नेटवर्क में लाने का कोशिश करेगा, ठीक है, किसी तरीके से फ्री वाईफाई बना करके या कोई फ्री इंटरनेट सर्विस दे करके। क्योंकि आप जैसे ही अगर उसके नेटवर्क में एक बार आ गए तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके नेटवर्क का हिस्सा हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके रेंज में आ गए। तब वो आप पर किसी भी तरीके का कोई भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक, किसी भी तरीके का पेलोड को या किसी भी तरीके का स्पाइक सकता है, स्प्रेड करा सकता है। दूसरा तरीका ये होता है क्योंकि आप उसके प्राइवेट पोस्ट में आ गए, प्राइवेट नेटवर्क में आ गए। बट फॉर एग्जांपल अब हैकर बैठा हुआ है गुजरात में और विक्टिम बैठा हुआ है दिल्ली में, ठीक है। अब उस केस में वो कैसे वो आपको ट्रैक करें, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग सिटी, दोनों अलग स्टेट में, दोनों अलग अलग नेटवर्क पर है ना। अब मैंने अभी बताया ना कि अब ऑब्वियस सी बात है वो अपने प्राइवेट नेटवर्क पे है, तुम अपने प्राइवेट नेटवर्क पे हो। अब ऑब्वियस सी बात है वो आपको किसी भी तरीके से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। अब प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्टेड जो डिवाइस है उसको आप एक्सेस कर नहीं सकते हो बाहरी नेटवर्क से। तो उस केस में हैकर यूज करता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैकिंग में यूज होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है, कॉमन चीज़ों में भी यूज होता है। और स्टैटिक आईपी एड्रेस का यूज करेगा। अब उसमें करेगा क्या, वो अपने नेटवर्क के अंदर एक पोर्ट ओपन करेगा, ठीक है, एक स्पाईवेयर बनाएगा वो, ठीक है। स्पाईवेयर बनाया और उस स्पाईवेयर में और अपने नेटवर्क में एक पोर्ट को ओपन करेगा, जिस पोर्ट के थ्रू वो डेटा को क्या कराएगा, सेंड और रिसीव कराएगा। और वो स्पाईवेयर वो देगा आपको, किसी तरीके से आपके पास भेजेगा वो, ठीक है। वो किसी फाइल के अंदर इंजेक्ट करके दे सकता है, किसी एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट करके दे सकता है, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब जैसे ही आप उस स्पाईवेयर को अपने सिस्टम में जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो वो कनेक्शन चला जाएगा किसके पास, उस हैकर के पास, जो गुजरात में बैठा हुआ हैकर है उसके पास। तो वो स्पाईवेयर को कैसे पता है कि वो कनेक्शन उसके पास ले जाना है, तो मैंने अभी बताया था ना कि स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब स्टैटिक जो आईपी है वो काम कर रहा है एड्रेस का, वो उसको पता है, स्पाईवेयर के सिस्टम में है ना, उसको पता है कि ये डेटा हमें किस एड्रेस पर ले जाना है, और वो स्टैटिक आईपी एड्रेस वो असाइन कर रखा होगा अपने सिस्टम पर। सर उसे उसका नहीं होगा सर उसे उसका आईपी एड्रेस क्या लेगा इतना दूर से? आईपी एड्रेस का खेल ही नहीं है, वो फाइल भेजेगा ना, वो मान के चलिए किसी तरीके का वो मालवेयर भेजेगा आपको, वो कुछ भी व्हाट्सएप वगैरह मैसेज के थ्रू है ना? नहीं मैसेज नहीं, मतलब कोई फाइल के अंदर। एक चीज़ हमेशा याद रखना आपको, ठीक है, क्लियर कट बात बता देते हैं, सबको याद रखना। आज के डेट में फ़ोन को, अगर खास करके आपके पास कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड हो, ठीक है, फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट से हैक नहीं किया जा सकता है। ये आपको बोल रहा है ना कि फ़ोटो वीडियो डॉक्यूमेंट से आपका फ़ोन हैक किया जा सकता है, चांस ही नहीं है। सर बट स्टेगनोग्राफी के थ्रू तो कर सकते हैं ना? नहीं कोई सर लिंक के थ्रू तो हो जाता है ना सर, लिंक जो आते हैं जैसे फोन पे, पेटीएम वाला। नहीं सर हमारा कंप्यूटर तो हो सकता है ना? बताते हैं, रुको, हमको
पता था कि सब पैनिक करेगा, सब बिट बताते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि उन्होंने उत्सव जी ने बोला ना स्टिग्नोग्राफी, एक हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपका एंड्रॉयड फ़ोन किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है पता है आपको? सर बैकएंड में तो लिनक्स लिनक्स iOS। अरे लिनक्स एंड्रॉयड का बात कर रहे हैं, लिनक्स, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एंड्रॉयड के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का परमिशन जो होता है ना, वो सिर्फ एपीके को होता है, ठीक है। तो जो लोग अगर आपको ये दिखा रहा है ना कि फ़ोटो और वीडियो भेज के आपका फ़ोन एक्सेस किया जा रहा है, वो जनरली स्कैमर्स होते हैं। होता क्या है देखो, कभी भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन हैक होगा वो एपीके से हैक होगा, हाँ, बट एक चीज़ किया जा सकता है, उसको बहुत तरीके से सोशल इंजीनियरिंग अटैक से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। जैसे एप्लीकेशन, कोई ओरिजिनल एप्लीकेशन है, अटैकर उसके अंदर अपना स्पाईवेयर इंजेक्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा था। अब बहुत बार ना यूट्यूब पर देखे होंगे वीडियोस के अंदर बहुत लोग दिखाता है ना कि फ़ोन में एक फ़ोटो भेजा, फ़ोटो ऑन किया, फ़ोन हैक हो गया। नहीं, फ़ोन के अंदर वो जो फ़ोटो बता रहे सर, उसकी फाइल में इंजेक्ट करता होगा सर वो। हाँ, उस एप्लीकेशन के अंदर ही इंजेक्ट, वो हम बताएंगे, सिखा देंगे आप लोग को। वो फ़ोटो होता है ना, वो फ़ोटो के अंदर कुछ नहीं होता है। फ़ोटो क्या है, वो तो एक काइंड ऑफ मीडिया है ना, वो कहीं ना कहीं वो फ़ोटो ब्राउज हो रहा है ना। अब वो कहाँ ब्राउज हो रहा है, वो कहाँ ओपन हो रहा है, गैलरी के अंदर। गैलरी क्या है, एक एप्लीकेशन है जो उस फोटो को ट्रिगर करा रहा है। तो ये लोग पता है क्या करता है स्कैमर्स लोग, ये लोग गैलरी जो एप्लीकेशन जो होता है ना इसकी, इनके फ़ोन्स के अंदर, उसी के अंदर ये लोग अपना स्पाईवेयर इंजेक्ट करके पहले से रखते हैं। और वो फ़ोटो जब आप उसको ओपन करते हो उस गैलरी के अंदर, तो वो पेलोड जो इसके अंदर जो गैलरी में है ना, वो ट्रिगर हो जाता है। तो आप लोग को क्या लगता है कि फ़ोटो से हैक हो गया? नहीं, फ़ोन्स को अगर हैक किया जा सकता है ओनली एप्लीकेशन। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अगर कोई एपीके है या कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन आप लोग सोच के चलो जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, वो वल्नरेबल है किसी वल्नरेबिलिटी से, और उसके अंदर अगर आप किसी तरीके से कोई वल्नरेबल है, अगर वो किसी तरीके से उसके अंदर कुछ ट्रिगर, वो वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर किया जा सकता है, ठीक है, तब उस फ़ोन को हैक किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग को, आप लोगों ने शेयरइट यूज़ किया था कभी? अब बंद हो गया, चाइनीज एप्लीकेशन है। यस 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 सर। जी, लगभग सब नहीं किया था टाइम तो यही सबने करता किया था। तो मैं बताता हूँ आप लोग को, बहुत लोग का दिमाग घूम जाएगा सुनकर। जिन जिन ने अपना शेयरइट इंस्टॉल भी किया होगा ना, उनका डेटा पहले ही ख़त्म जा चुका है चाइना के पास। शेयरइट बेसिकली एक एप्लीकेशन था जो कि फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म था। शेयरइट के अंदर ना एक बग था, उस बग का हम लोग भी यूज करते थे, एजेंसीज के लोगों को, मतलब बग मिला था हम लोग को, मतलब एक रिसर्चर को मिला था। उस बग के थ्रू पता है क्या किया जा रहा था, अगर आपके फ़ोन में शेयरइट इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो और आप जिस नेटवर्क पे आप कनेक्ट हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी नेटवर्क पर कनेक्ट हो और उस नेटवर्क में अगर कोई अटैकर घुसता है, ठीक है, तो पता है क्या कर सकता है, वो उस नेटवर्क पे हुए ही उस शेयरइट का एप्लीकेशन में उस वल्नरेबिलिटी को ट्रिगर करा करके आपके फ़ोन का पूरा डेटा एक्सेस ले लेगा, पूरे सिर्फ उस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। बस आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, उस नेटवर्क में बस एक बार हैकर एक्सेस ले लिया, आपका पूरा फ़ोन का एक्सेस ले लेगा वो। तो इसमें आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि अब इसमें अब गलती किसकी थी, शेयरइट की थी। अब बाद में क्या हुआ कि शेयरइट ने जब लोगों को, जब रिसर्चर ने जब पब्लिश किया लोगों के सामने, तो शेयरइट पता है क्या बोलता है कि हमने इस बग को आइडेंटिफाई कर लिया, हम पैच कर देंगे। मगर कहानी कुछ और था। कहानी ये था, शेयरइट चाइना की एप्लीकेशन थी। अब चाइना के जितने भी एप्लीकेशन है ना, आप लिख के ले लो मेरे से 200%, आप चाइनीज फ़ोन यूज कर रहे हो ना, आपका डेटा आपका जा चुका ऑलरेडी। तो चाइनीज वो बेसिकली आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस ले रहे थे। बेसिकली ये शेयरइट एप्लीकेशन क्या कर रहा था, डोर ओपन कर रहा था। अगर मेरे पास उसका पीओसी होगा तो हम खोज कर दिखा देंगे, पता नहीं हो गया 2018-19 में आया था ये बग, 18-19 में। उस टाइम तो गलवान के बाद तो ये सब बंद ही कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। उसके अंदर वो बग था और उस बग के थ्रू अटैकर ट्रिगर कर सकता था, आपके फ़ोन का रिवर्स सेल एक्सेस कर सकता था।
एक बैकडोर ओपन किया जा सकता था। अब उसके बाद बहुत कुछ किया जा सकता था। आपके फ़ोन का तो डेटा जा प्लस वो कोई भी थर्ड पार्टी मलिशियस एप्लीकेशन स्पाईवेयर इंस्टॉल करके लोगों को कॉम्प्रोमाइज इजीली कर रहे थे, सिर्फ एक एप्लीकेशन की वजह से। अभी पास्ट में फायरफॉक्स के अंदर एक वल्नरेबिलिटी देखा गया, फायरफॉक्स, जिसमें अगर आपके फ़ोन में अगर फायरफॉक्स ब्राउज़र है ना, हालांकि पैच कर दिया गया उसको, तो आपके फ़ोन के अंदर रिमोटली कुछ कमांड इंजेक्शन किया जा सकता था, मतलब कुछ भी ट्रिगर किया जा सकता है, कुछ भी कोई एप्लीकेशन ट्रिगर किया जा सकता था। समझ में आया? और एक व्हाट्सएप के अंदर एक बग आया था 2019 के अंदर, उसको हम एक्सप्लॉइट भी किए थे। हालांकि वो 24 घंटा के अंदर बंद कर दिया था, व्हाट्सएप ने पैच कर दिया था। उसमें था क्या, देखो व्हाट्सएप के जिफ जानते हो आप लोग? जिफ इमेज होता है ना, ग्राफिकल इमेज होता है जो एनिमेट करता है। तो उस टाइम क्या था कि एक जिफ फाइल भेजा जाता था क्रिएट करके, ठीक है, मूविंग इमेज। बस उस जिफ फाइल के अंदर में ना, उसके बैकग्राउंड में ना बैकडोर डाल देते थे हम लोग। अब वो जिफ फाइल आपके पास जैसे ही गया ना, वो व्हाट्सएप में ही बग था। अभी फिर आया है, परसों तरसों फिर एक बग आया था, बट वो पैच कर दिया गया व्हाट्सएप में। वो जिफ फाइल जैसे ही आपके डिवाइस में एग्जीक्यूट करता था ना, तो व्हाट्सएप का जो डेटाबेस होता है ना आपके फ़ोन में, जहाँ पर मीडिया, आपके फाइल मैनेजर में मीडिया डेटाबेस, जहाँ पर आपके सारे फाइल्स होते हैं व्हाट्सएप के, वो उसका एक्सेस, उसका रिवर्स से चला जाता था हैकर के पास, सिर्फ उस इमेज का यूज करके। बट आप ये नहीं बोल सकते कि वो जिफ फाइल से हैक हो रहा था, नहीं। जिफ फाइल के मतलब अंदर एक पेलोड एग्जीक्यूट किया जा रहा था, और वो जिफ फाइल व्हाट्सएप एग्जीक्यूट करने दे रहा था उस पेलोड को। जैसे कि उत्सव जी ने बोला ना, स्टिग्नोग्राफी, तो अभी टेलीग्राम के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर भी एक बग देखा गया था, जिसका यूज करके बहुत सारे लोगों का फ़ोन हैक किया गया था। बट वो वही लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है सिक्योरिटी का। अब होता क्या था, व्हाट्सएप के अंदर क्या होता था, या टेलीग्राम के अंदर आपको एक वीडियो आया, आपको एक फ़ोटो आया, आपको दिखेगा कि फ़ोटो वीडियो है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करिएगा ना, वो डाउनलोड भी हो जाएगा, बट जैसे ही आपको उस पर क्लिक करिएगा या जैसे ही ओपन कीजिएगा ना, तो वो स्टिग्नोग्राफी के यूज करके उसके पीछे अपना पेलोड हाइड कर देता था। अब जैसे ही उसको ओपन करिएगा तो क्या लिख के आएगा कि अगर आप इस वीडियो को प्ले करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू प्ले दिस वीडियो यू कैन प्लेयर। अब वो प्लेयर नहीं होता, वो प्लेयर जो था ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन होगा। आपको क्या लग रहा है कि अच्छा, आपको डाउट नहीं होगा, और वो जैसे ही आप उस एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा तो वो एप्लीकेशन होगा ट्रिगर, वो हो जाएगा साइलेंट, हाइड हो जाएगा, और वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो आपको, और आपके फ़ोन का एक्सेस गया उसके पास, हैकर के पास, तो आपको क्या लगा? आपको तो ये लगा ना कि वो वीडियो से हैक हो गया फ़ोन। इसका मतलब तो सर ये प्लेट में भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे। अब वो फोटो में भी सेम चीज़ था, वो ट्रिगर करने दे रहा था, व्हाट्सएप उसको ट्रिगर करने दे रहा था। अब नहीं होगा, अब वो डिटेक्ट कर लेगा। आप भेजोगे ना स्टिग्नोग्राफी का यूज करके, तो वो सामने लिखा हुआ आ जाएगा, इसे डेंजरस फाइल। वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था वो। अब समझ में आया? तो आपको यही लग रहा है ना कि वो वीडियो से हैक हुआ। वो वीडियो से हैक नहीं हुआ, उसने उस पेलोड को ट्रिगर करा दिया। वीडियो तो बदनाम हो गया बेचारा, बाद में पैच कर दिया था उसने। तो ये होता है। इसलिए अगर एंड्रॉयड को हैक ही कर देगा ना कोई बंदा, अगर, हाँ एक चीज़ हम बोल सकते हैं, 2020 में एक गूगल का सिक्योरिटी रेड टीम था, रेड टीमर्स जो थे गूगल के, उन लोगों ने एक बग ढूंढा था, जो गूगल का जो गैलरी है ना, जो गैलरी एप्लीकेशन है ना आपका, उसके अंदर था। उसके अंदर उस बग ऐसा था कि वो आपके फ़ोन में इमेज के थ्रू भी फाइबर इंजेक्ट किया जा सकता था। वो सिमिलर बग था, बट वो रिमोटली ट्रिगर किया जा रहा था गैलरी के थ्रू ही। जी, गूगल के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ढूंढा था, बट वो ऑब्वियस सी बात है यार, वो POC वैसी कुछ जारी नहीं किया, बस बता दिया। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, एंड्रॉयड डिवाइस कोई लिंक, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो से हैक नहीं होगा। हाँ, जो पहले एंड्रॉयड आते थे ना, उसमें कुछ बग था, जैसे कि लिंक भेज करके वो ब्राउज़र के अंदर ट्रिगर कराया जाता था, जो एंड्रॉयड 5, 6, जेलीविन, किटकैट, वो जो पहले पुराने आते थे। अब चांस ही नहीं है। अब अगर हैक होगा भी होगा
तो ऑब्वियस सी बात है इंजेक्शन मेथड के थ्रू किया जा सकता है, एप्लीकेशन के थ्रू किया जा सकता है, अन्यथा कोई चारा नहीं है। हाँ, अनटिल और ओनली आपके पास पैगासस ना हो। पैगासस है तो पैगासस भी वही काम कर रहा है। पैगासस आपके उसमें इंजेक्ट कर देता है, आपके फ़ोन के हार्डवेयर के थ्रू वो इंजेक्ट कर देता है, एमबीआर के अंदर ही वो पेलोड को इंजेक्ट कर देता है, वो डिवाइसेस के हार्डवेयर के अंदर ही वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 करोड़ का वो स्पाईवेयर है और वो भी एजेंसीज के लोग यूज करते हैं। तो आगे बात समझ में, आप कंप्यूटर्स हैक हो सकता है। कंप्यूटर्स को हैक करने का बहुत तरीका है, आप सोच भी नहीं सकते कौन कौन तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। फोन्स भी हो जाता है एंड मतलब आप सिंपल सा बात समझ लो, जब तक आप खुद अवेयर नहीं रहोगे, खुद प्रोटेक्ट नहीं रहोगे, तब तक कोई नहीं बचा सकता। अभी इसमें ही कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो क्रैक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तभी आप उन एप्लीकेशन को ना डिकम्पाइल डिकोड करके चेक करना कि वो क्या क्या कर रहा है आपका। समझ में आ गया सबको? हाँ, एक चीज़ और याद रखना, IN प्राइवेट आईपी एड्रेस का ब्लॉक्स मतलब वो सेपरेट रखता है, सुरक्षित रखता है। मतलब वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए जो आईपी डिकम्पाइल कैसे करेंगे इसको? बता दो, बहुत आसान है और बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, एपीके टूल या फिर ये सब का यूज करके वहाँ डिकम्पाइल कर दोगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये इनको ना डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई प्रोफेशनल ब्लैक हैट ने बनाया होगा ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पर मेरा काम ही वही था। ठीक है, मतलब जब हम काम करते थे किसी के लिए तो मेरा काम ही वो, हमको पता था कि लोग कैसे डालता है इन लोग स्पाईवेयर। ऐसा स्पाईवेयर होता है कि एंटीवायरसेस बहुत टाइमों तक लोग उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक, बट सडनली आप कुछ महीने साल भर बाद आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा कि यार एप्लीकेशन सस्पिशियस बिहेवियर कर रहा है। अगर आपको टेस्ट करना है ना कि आपके फ़ोन्स के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं है, तो वायरस टोटल आता है। ठीक है, वायरस टोटल ऐप, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो और अपने पूरे फ़ोन के एप्लीकेशंस को स्कैन करा दो। ठीक है, या कोई एंटीवायरस जैसे ई सेट को डालो और इंस्टॉल करा दो, देखना वो डिटेक्ट कर लेगा। हालांकि ये इंटरनल इवेजन से भी आते हैं, एंटीवायरसेस आते हैं। सैमसंग के अंदर आपको प्रोटेक्शन देता है कैस्परस्काई, MI होता है, MI ओप्पो बस नाम के। वीवो का बताते हैं आप लोग को, वीवो का जो गैलरी एप्लीकेशन है ना, कि अभी उसको वायरस टोटल पे स्कैन करा कर देखना, स्पाईवेयर वर्डिक्ट देता है उसका। चाइनीज सर एक सवाल है कोई मेरा, भरोसा नहीं है। बताइए। ये एक कुछ आया था मार्केट में अभी लाइक 1-1.5 साल हो गया, उस पर लाइक जस्ट मतलब एक कॉल जाएगा एंड कॉल उठाएगा भी नहीं वो, और वो फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उसका बैकडोर शेल खुल जाता है। वही पेगासस। अच्छा, पैगासस भी उससे भी खतरनाक है, पैरागॉन। उसके बारे में ज़्यादा इंटरनेट पर नहीं है चीज़ें। पैरागॉन हम खुद जा रहे हैं इजराइल, हमको थोड़ा के बारे में पढ़ना है। तो इनके अंदर होता है, बट वो कोई आम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। वो कोई ऐसा टूल वूल नहीं होता, उसका प्रॉपर सेटअप होता है। और वो बेसिकली करता क्या है ना, मैं बताया तो था फर्स्ट क्लास में, वो सीधा आपके फ़ोन के हार्डवेयर को ट्रिगर कर रहा है किसी तरीके से। और वो भी क्यों, वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है ना आपके फ़ोन में, व्हाट्सएप, उसके अंदर ही वल्नरेबिलिटी है। व्हाट्सएप आपको कॉल करेगा, लिंक भेजेगा, मैसेज करेगा, कुछ भी करेगा। एक बार आपका डिवाइस में डिलीवर्ड हो गया ना, बस गया आपका काम खत्म। वो फ़ोन किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बताया था ना OTA ब्लॉक कर देगा, मतलब कोई अपडेट इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। फ्लैश को ब्लॉक कर देगा, आप फ्लैश नहीं कर सकते फ़ोन्स को। उससे अच्छा है फ़ोन को बिक दो। हालांकि बट वो कोई नॉर्मल लोगों पे नहीं किया जा सकता, वो तब किया जाता है जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का बात हो, जैसे किसी पे शक है एजेंसीज को। ठीक है, तो उस केस में वो प्लांट करते हैं चीज़ों को। क्लियर है सर? जैसे हम लिंक्स वगैरह जो शेयर करते हैं किसी को उसका आईपी लेने के लिए, तो जो आईपी हमें मिलता है फिर स्टैटिक आईपी होता है या राउटर से जो आईपी मिल डिवाइस को वो होता है? वो पब्लिक आईपी होता है। अगर आपका कोई भी आईपी ट्रिगर होगा ना इंटरनेट पर, पूरा इंटरनेट कभी भी, तो हमेशा याद रखना वो पब्लिक आईपी होगा। प्राइवेट आईपी सिर्फ आपके, बोलो।
तो वो पब्लिक आईपी हमारे डिवाइस का फिक्स रहता है। पब्लिक आईपी डिवाइस का फिक्स रहता है। देखो हेलो। डिवाइस जो होता है ना, डिवाइस का जो आईपी होता है वो प्राइवेट आईपी होता है। पब्लिक आईपी आपके राउटर का, आपके इंटरनेट का होता है, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो फर्क नहीं होता है कि आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं। आपको आइडेंटिफाई अगर इंटरनेट पर किया जा रहा है ना, तो वो पब्लिक आईपी से ही किया जाएगा। प्राइवेट आईपी का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, बट अब क्या होता है कि वो जो आईएसपी है ना, उसके पास पूरा डिटेल्स होता है कि आप अपने जो लोकल आईपी, जो लोकल नेटवर्क था आपके घर में, जो राउटर लगा हुआ है, उससे कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड थे। आया बात समझ में? हेलो। जी सर। तो मतलब जैसे हमने मान लो किसी को कोई लिंक वगैरह भेज दिया उसकी डिटेल्स निकालने के लिए, लोकेशन वगैरह निकालने के लिए, तो उस टाइम पे जो हमें आईपी मिलता है वो राउटर का आईपी मिलता है। नहीं, आईएसपी जिसका इंटरनेट यूज कर रहा है ना, उसका पब्लिक आईपी। ठीक है। राउटर और का फिर जो होता है मतलब आपका, वो प्राइवेट हाँ। ही होता है, क्योंकि वो आपका होम आईपी हो गया ना, होम नेटवर्क हो गया। उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। होम नेटवर्क को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कभी भी। जो आइडेंटिफाई अगर आप होगे तो पब्लिक आईपी से ही होंगे। और अगर उसी नेटवर्क में कोई और इंसान बैठा हो तो उसको भी अगर हम सेम लिंक भेजे तो उसका जो आईपी होगा और दोनों का सेम मिलेगा। अगर आईपी वर्जन 4 होगा और अगर बाय डिफॉल्ट आईपी वर्जन 6 का, तो ऑब्वियस सी बात है IPv4 सेम आएगा, बट आईपी वर्जन 6 अलग अलग आएगा। वो डिपेंड करता है कि जो आप SP है वो कौन से IP वर्जन 4 या V6 किसको से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अगर IP सेम भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वहाँ पर उसकी मशीन आईडी, मतलब अगर उसका जो मैक आईडी है, ठीक है, या उसके पोर्ट नंबर से उसको इजीली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता करना होता है ना कभी भी किसी भी डिवाइस का, तो वो GPS होता है। पब्लिक आईपी को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोला जा सकता, और GPS ट्रिगर किया जाता है, उसका अलग तरीका होता है। समझ में आ गया? तो किसी की स्टैटिक आईपी लेने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? जैसे कि नमिता ने बोला, किसी को हम लिंक भेजते हैं और वो लिंक को ओपन करता है तो हमें पब्लिक आईपी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें स्टैटिक आईपी चाहिए हो तो के लिए क्या करना पड़ेगा? और स्टैटिक आईपी पब्लिक, देखो बताते हैं, वो तो और अच्छा हो जाएगा। अब स्टैटिक आईपी अगर आपको ISP से लेना होता है पहले, अब देखो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया आप लोग को। जैसे कि हैकिंग से समझ गया ना कि पोर्ट फॉरवर्डिंग या प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस को अगर बाहरी नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब उसमें मैंने एक चीज़ बोला था स्टैटिक आईपी। अब जनरली पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज कैमरा, आपके जो कैमरा लगे होते हैं ना, जैसे आपके घर में कैमरा लगे हुए हैं या फिर आपके ऑफिस में, अब उस कैमरा को हम लोग कहीं दूसरे जगह से भी तो जाकर अपने मोबाइल डेटा से भी तो देख पाते हैं ना। वो कैसे आप देख पा रहे हो? वो पोर्ट के थ्रू देख पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ISP होते हैं ना, वो आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, बट स्टैटिक आईपी एड्रेस या पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस लेने के लिए ना आपको उनको पे करना पड़ेगा। और वो तब किया जाता है, स्टैटिक आईपी यूज तब वो लोग लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं जैसे जिनको कोई ऐसा उनका राउटर आउट ऑफ द नेटवर्क कनेक्ट करना हो कहीं बाहर दूसरे नेटवर्क से, तब वो स्टैटिक आईपी लेते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, अगर वो स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं ना तो उनको आइडेंटिफाई करना और आसान हो जाएगा। हैकर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी ब्रॉडबैंड के पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विसेज का या फिर स्टैटिक आईपी का यूज नहीं करते हैं, वो कभी नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको इजली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर कोई बंदा इतना बेवकूफ़, अगर कोई स्क्रिप्ट किडी होगा वही करेगा ना, अपने ही नेटवर्क का यूज करके, अपना ही स्टैटिक आईपी बना के, मतलब यूज करके पोर्ट फॉरवर्डिंग करके किसी का फ़ोन हैक कर रहा है, उसके स्पाईवेयर को जहाँ वहाँ पर डिकोड करके चेक किया जाएगा ना, तो जब कनेक्शन में जाकर चेक किया जाएगा ना तो वहाँ पर उसका IP दिख जाएगा। तो वहाँ से मिनट लगेगा उसके बारे में पता करने के लिए कि कौन हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर जनरली अगर कभी भी पोर्ट फॉरवर्ड स्टैटिक आईपी का यूज करते हैं ना, वो दो तरीका करेंगे। या तो वो किसी नेटवर्क को हैक करके उसका यूज करेंगे, अंदर स्टैटिक आईपी सर्विसेज है या फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग का सर्विसेज है, नहीं तो जनरली वो लोग VPNs का यूज करते हैं। बहुत सारी VPN कंपनियां हैं
जो आपको स्टैटिक आईपी पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विसेज देती है, जैसे प्रोटॉन भी देती है आपको, बट प्रोटॉन के अंदर वो फीचर आपको पेड सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? कभी नहीं करेगा कोई। अगर ये बोल रहा है, हम देखें कुछ लोग इंस्टीट्यूट का मतलब कुछ कंपनीज का वीडियोस देखे थे, मतलब दिखाया था हमको, उसने क्या वो कि अपने राउटर, हाँ कुछ आईएसपी होते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का सर्विस फ्री में देते हैं। जैसे आप जियो के अंदर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग आप राउटर के अंदर करोगे ना, जियो के राउटर्स के अंदर नहीं होगा, वो हो जाएगा, बट आप जियो से जियो के डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो ओवर द बैक। बट कुछ आईएसपी देती है, तो वो क्या दिखा रहा था, वो बेसिकली रिमोट वो सिखा रहा था, वो मतलब एक्सेस करने का सिखा रहा था, पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में मैपिंग के दिखा रहा था। तो वो लोग क्या दिखा रहा है कि राउटर में जा कर के कॉन्फ़िगर करके मेन नेटवर्क अपने नेटवर्क का उस पर जाकर स्टैटिक आईपी का यूज करके दिखा रहा है लोगों को। तो वो स्क्रिप्ट किडी का ही काम कर रहा है ना, प्रोफेशनल हैकर कभी वो काम नहीं करे। कोई चाहेगा कि हम अपने आप को रिवील करें, वो 2 मिनट लगेगा, उसको पता चल जाता है आईपी क्या होता है नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कल को जाके अगर डिवाइस किसी का कॉम्प्रोमाइज हो गया, इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, तो वहाँ पर वो निकल जाएगा वो एप्लीकेशन, फिर उसको डिकोड करके जब रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू रिवर्स करके चेक किया जाएगा, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है वो डेटा भेज तो रहा होगा ना किसी सर्वर पे। अब डेटा अगर किसी सर्वर पे भेज रहा है तो उसमें उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब आईपी एड्रेस से वो तुरंत लोकेट कर लेंगे आईएसपी को, आईएसपी से तुरंत पता चल जाएगा कि कौन किसने इस स्पाईवेयर को प्लांट किया था। आया बात समझ में? ऐसे काम करता है। अगेन लास्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं फटाफट। एडवांटेज प्राइवेट आईपी का ये होता है कि डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी होता है इसमें, कि ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई बाहरी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते, कोई बाहरी डिवाइस इस हमारे कनेक्टेड लोकल होस्ट में उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। डिसएडवांटेज ये होता है हायर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होता है, लैक ऑफ आउटसाइड कम्युनिकेशन होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब फटाफट समझ लेते हैं क्लास के बारे में, ठीक है। जैसे प्राइवेट आईपी का ना क्लास होता है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है। हमेशा याद रखना, प्राइवेट आईपी आईपी स्क्रीन आ रहा है? यहाँ पे ना ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शायद ये चीज़ कॉमन ये पूछा जाता है बहुत बार, फ्यूचर पर्पसेस के लिए नहीं दोस्त। जैसे क्लास में ना स्टार्टिंग होता है रेंज 1 से लेके 254 तक, याद रखना। और ये कितने डिवाइसेस होस्ट को सपोर्ट करता है? 16 मिलियन होस्ट। कितने? 16 मिलियंस 127 नेटवर्क के ऊपर। फिर इसके बाद जो क्लास बी होता है उसमें 128 से लेकर के 254 तक होता है। इसमें 65,000 होस्ट को सपोर्ट करता है 16,000 नेटवर्क के ऊपर। क्लास सी आता है। अब क्लास सी में जो ये 192 हो गया, ये होता है आपका प्राइवेट। ये 254 होस्ट मतलब 254 होस्ट ऑन ईच इमरान माइक 2 मिलियन नेटवर्क के ऊपर। और क्लास डी और क्लास ई होता है, ये रिजर्व्ड होते हैं मल्टीकास्ट के लिए, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, या फिर आप बोल सकते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनके लिए, मिलिट्री के लिए, एजेंसीज के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। तो क्लास डी और क्लास ई रिसर्च के लिए, ठीक है, रिजर्व होता है पहले से, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। समझ में आ गया? क्लास ए होता है ज़्यादा यूजर के लिए, बहुत बड़े यूजर के लिए। क्लास बी लेस देन मीडियम होता है। क्लास सी स्मॉल होता है। और क्लास बी और ई जो होता है यूज बाय मल्टीकास्टर और यूज बाय रिसर्चर। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? शॉर्ट में समझा दे? यस सर, क्लियर है। शॉर्ट में समझो, लिख लो आपने, यहाँ मेंशन नहीं है बट हम बता देते हैं अच्छे से। क्लास ए 1 - 1 to 26, ठीक है, याद रखना।
ये जो 10 से जो स्टार्ट हो रहा है ना 1-126 मतलब देखिए 126 तक होता है। क्लास बी 128 से लेके 191 तक होता है। ओके, क्लास सी 192 से लेकर के 223 तक होता है। ठीक है, और सी में एक और होता है 224 से लेके 239 मतलब क्लास सी और सी में दो होता है, याद रखना 192 से लेके 223 और 224 से लेकर के 239। ठीक है, क्लास डी भी सेम होता है 224 से लेकर 239 और लास्ट जो होता है ई वो होता है 2 से लेकर 255। तो ये पूरा रेंज होता है। अब प्राइवेट आईपी में ना एक चीज़ और याद रखना, प्राइवेट आईपी का और बताते हैं तुमको। प्राइवेट आईपी एड्रेस कैसे पहचानोगे, एक ट्रिक बताते हैं सिंपल। ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल कभी भी अगर स्टार्टिंग आईपी रेंज देखना ना ये तो समझ जाना कि ये आपका आईपी सॉरी प्राइवेट आईपी स्टार्टिंग होता है 10, याद रखना 10 और वही लास्ट होता है 255। ये जितना भी इस लिस्ट में बताएंगे ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट आईपी होते हैं। कितने बिट का होता है ये? 8 बिट। ठीक है, अब हम बताएंगे ये आईपी कौन कहाँ यूज होता है। उसके बाद होता है सेकेंड होता है 172 अगेन 255 पर एंड होता है। ये कितने बिट का होता है मालूम है? नहीं, 12 12। एक ट्रिक है सिंपल सा, सब में ना 4 ऐड करके चले जाना जितना भी बताएंगे। थर्ड होता है हमारा 192, हाँ करेक्ट 16। और जनरली आप लोग ये देखते होंगे। और लास्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट होता है एक आपका 172, नहीं 172 बता दिया ना, 1 2 3 हाँ 3 हो गया। ठीक है, अब समझो अगर आप लोग कभी वर्चुअल बॉक्स यूज किए हो, अच्छा वर्चुअल बॉक्स से समझने से पहले ही बताते हैं आप लोग को। ये जो 10 होता है ना, अगर 10 अगर आप लोग को कभी भी कहीं पर दिख रहा है समझ जाना कि ये कोई होस्टिंग प्रोवाइडर है। होस्टिंग प्रोवाइडर लिख लो आप लोग। तो अगर आप लोग कोई अगर होस्टिंग का आईपी देखोगे ना, किसी सर्वर की आईपी देखना, वो जनरली 10 से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर 10 जनरली होस्टिंग प्रोवाइडर होता है। या अगर आप लोग वर्चुअल बॉक्स का भी यूज करोगे ना तो वहाँ पर भी करना, वहाँ पर जो आपके जो सिस्टम की आईपी देगी ना प्राइवेट आईपी वो 10 ही देती है वो लोग देखते हैं। फिर आता है 172, ये होता है आरडीपी प्रोवाइडर। जैसे आप लोग VPS या फिर RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज करते हैं ना हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटर, तो उनकी आईपी एड्रेस आप लोग गौर करना, ज़्यादातर आपको 172 से ही स्टार्ट होने को देखने मिलेगी। RDP मालूम है आप लोग को? बेसिकली सिंपल सा समझो, क्लाउड कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर US के माइक्रोसॉफ्ट का एक आपने एक सर्वर खरीदा, एक RDP खरीदा, जिसमें आपको एक प्रॉपर रैम दिया गया, आपको एक स्टोरेज दिया गया, एक इंटरनेट स्पीड है उसके अंदर। तो US कैलिफोर्निया में सर्वर पे, बट उसका जो एक्सेस है वो आपको दे दिया गया। और आप कहीं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसका जो एक्सेस दे दिया गया, आपको दिया गया एक आईपी एड्रेस दे दिया गया 172.16.18.54 और एक यूजर नेम और एक पासवर्ड।
एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दे दिया गया एक कंप्यूटर का। मतलब सिंपल से बात है, फिजिकल एक्सेस कैलिफोर्निया में, बट आपको एक एड्रेस दे दिया गया, एक यूजर नेम पासवर्ड, कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, उस विंडो कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, जैसे अभी क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है बहुत जगह पे। अब जिनके पास हाई एंड पीसी नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम बोरो कर लिए और वहाँ पर प्रॉपर आपको इंटरनेट स्पीड मिल जाता है। हाँ, तो उसी का बात बोल रहे हैं, क्लाउड गेमिंग। तो बेसिकली आपको एक सिस्टम बोरो कर लिए और उसमें आप गेम वेम सब इंस्टॉल्ड है, आप चला रहे हो। बस फ़र्क ये है कि वो आप पे नहीं चल रहा है, बस आप उससे कनेक्ट है, वो चल कहीं और रहा है, बस खेल रहे हो आप उस पर। तो ये RDP जो होते हैं ना, उसका हमेशा याद रखना 172 से जनरली आपको देखने को मिलेगा। और जो लास्ट होते हैं हमारे 192, ये जनरली हमारे प्राइवेट IP एड्रेस जो होते हैं ना, हमारे डिवाइसेस को असाइन करते हैं हमारे जो लोकल नेटवर्क में, वो 192 से ही देखने को मिलता है ना। आप कोई भी आप अपने सिस्टम के IP चेक कर लो, IP कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग लगा करके, तो उसमें आपको 192 से ही देखने को मिलता है। तो ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि जनरली ये चीज़ अगर आप कभी भी इनसे स्टार्टिंग IP रेंज देख लोगे ना, तो समझ जाना कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा आपको कोई भी दिखे तो वो पब्लिक है। बट अगर 10 आ रहा है, 172 आ रहा है, 192 आ रहा है, तो समझ जाना कि वो एक प्राइवेट IP एड्रेस है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एक और बताते हैं हम लोग। एक IP आपने ये देखे हो कभी? देखा ही होगा हम लोग, मैंने ये वाला 127.0.0.1, इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ। प्रॉक्सी, इसको हम लोग होम IP बोलते हैं, लोकल IP बोलते हैं, इसको लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। बेसिकली हमारा काइंड ऑफ हमारे लोकल होस्ट का ना एक डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यस, लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट होता है, हमारा एड्रेस होता है। देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि हम मान के चलो अपने लोकल होस्ट पे कोई होस्ट कर रखे हैं हम किसी तरीके का फाइल, और हम क्या कर रहे हैं, उससे लोकल होस्ट उसी नेटवर्क पर एक्सेस कर रहे हैं दूसरे डिवाइसेस से। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम अपने लोकल होस्ट पे कोई चीज़ एक्सेस अगर होस्ट कर रखे हैं, तो वो उसी कनेक्टेड जितने डिवाइसेस हो गए उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाहरी किसी दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा वो। तो होता क्या है कि अगर मान कर चलो एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा राउटर है, ठीक है, ये 3 डिवाइस कनेक्टेड है। अब इसमें जो नंबर 2 वाला डिवाइस था, इस पे एक सर्विस रन हो रहा था, मान के चलो एक वेब सर्विस चल रहा है, ठीक है, एक वेब पेज यहाँ पर रन कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान के चलो नंबर 1 या नंबर 3 को अगर सर्विस को एक्सेस करना होगा, तो नंबर 2 वाले का जो IP एड्रेस होगा, ठीक है, ये एड्रेस से एक्सेस कर पाएंगे ये लोग, है ना। बट अगर यहाँ पर बिना इसके एड्रेस को बिना डिफाइन किए, इस एड्रेस को बिना दिए, अगर हमारे लोकल होस्ट पे अगर ये वेब पेज सर्विस रन कर रहा है और हमें ये वेब पेज सर्विस बिना इसके एड्रेस को डाले हुए इस सर्विस को अगर एक्सेस करना है ना, तो हम लोग सिंपली ये वाला IP एड्रेस डाल देंगे। बहुत लोग यहाँ पर ये भी डाल देते हैं। अब क्यों डालते हैं पता है? इस एड्रेस से हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लोकल होस्ट पे कोई भी अगर सर्विस रन कर रहा होगा ना, तो ऑटोमेटिक इस एड्रेस से हम उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, बिना उस यूजर के डिवाइस के IP एड्रेस को बिना डिफाइन किए, बिना उसको स्पेसिफाई किए। तो ये जो IP एड्रेस होता है ना 127.0.0.1, इसको हम लोग होम IP, होम एड्रेस, लूप बैक
एड्रेस या फिर लोकल आईपी से भी जानते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? नहीं समझा? क्लियर एग्जाम्पल से बताते हैं। कोरियर मंगाते हो ना, पार्सल वार्सल या कुछ अमेजोन से या कहीं से भी, तो हम लोग तो मेन चीज़ क्या होता है, अगर आपके एड्रेस पर कोई मंगाना होता है तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है पता है आप लोग को? एक तो अपना पूरा एड्रेस देते हैं, फलाना नाम, अपोजिट ये, अपोजिट वो, है ना, नियरेस्ट ये, और एक बट सबसे ज़्यादा मेन चीज़ पता है क्या होता है? यस करेक्ट, पिन कोड। अगर आप पिन कोड गलत डाल दोगे, पिन नहीं दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो सामान वहाँ नहीं आ पाएगा। तो वो जो पिन कोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर्टिकुलर का एक एड्रेस होता है। आप भले ही कुछ मत डालो, ठीक है, आप अपना पूरा मतलब कोई आपको परमानेंट मतलब कोई एड्रेस देने का ज़रूरत नहीं कि गली नंबर ये, मकान नंबर ये, हाउस नंबर ये, नहीं। अगर आप पिन कोड भी सही से डाल दोगे, आप अपना डिटेल नाम नंबर भी डाल दोगे, वो जो पार्सल है, वो जो कुरियर है, ऑटोमेटिक आपके उस एरिया जो जिस एरिया को आपने पिन कोड दिया है उस एरिया पे वो अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पिन कोड है वो क्या है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट उस एरिया का एड्रेस है। अब कोई भी भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, ऑब्वियस सी बात है एरिया का एक पिन कोड होता है। बहुत जगह होता है ना, एक ही शहर में मल्टीपल पिन कोड्स होता है, और पिन कोड काम ही क्या कर रहा है? पिन कोड से ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर एरिया को क्या आइडेंटिफाई करते हैं, उस एरिया को हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो ये जो 127.0.0.1 है, तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है हमारे लोकल होस्ट का। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? समझ में आ गया आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक्सप्लॉइटेशन के वो है ना, घबराओ मत, टाइम लगेगा, मेथड बता देंगे जो कहीं इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा, पेशेंस रखो बस। बट हाँ, मिस यूज करना है वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जनरली ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैक हो रहे हैं ना आज के डेट में, वो याद रखना सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाता है। नहीं तो ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये इतना दिमाग नहीं होता है। नहीं तो सिंपल सी बात समझो, जो रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, बग हंटर्स बैठे हैं, वो लोग बेचारे पागल थोड़ी है कि दिन रात एक कर देते हैं एक एक्सप्लॉइट को ढूंढने में, एक वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने में। सर कोई पूछूं सर तभी सर अभी कुछ टाइम पहले सर हमने जब चेंजेस यूज किया था तो उसमें मैनुअली में भी 127.0.01 डाला था। हाँ याद आ गया। तो वो याद आया। वो इसीलिए तो हम लोग डाले थे ना कि टॉर हमारे लोकल होस्ट पे वो काम कर रहा है, करे उसके लिए। बेटा आप लोग को एक चीज़ की बात करें, मैंने बोला था ना कि आप लोग को एक लिस्ट दूंगा, ये कभी भी इन आईपीज को टच भूल कर करना। अगर आपको ये आईपी दिख जाए ना कहीं, तो समझ जाना कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्लीन आ रहा है सबको। ये देखो, ये देखो, 6 से मिल रहा है ना, ये 6। ये देखो, आर्मी इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर का होता है। अगर 6 से स्टार्ट मिल रहा है ना, तो समझ जाना इनकी है। 7 डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी डी है। 11 DOD, ये अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स की है। 21 US डिफेंस सिस्टम एजेंसीज। 22 DISA बोलते हैं लोग इसको, डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजेंसी। 25 UK की सिग्नल रडार एस्टेब्लिशमेंट इनकी है। इंडिया की भी है, बट वो थोड़ा दिखाना सही नहीं रहेगा। 30 49, ये देखो 50 55
62, 64, 64, 64, 64 और बाकी ये लिस्ट है। देखो नासा का अगर आईपी आप लोग जनरली देखोगे ना तो इस स्टार्ट होता है 128 से। हालांकि नासा का बीडीपी प्रोग्राम है तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, इन लोग को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, अलाउ कर देता है, क्योंकि मैंने 4 बार खुद किया था तो उसका आईपी रेंज यहीं पर होगा फर्स्ट बार। सारे लिस्ट लिंक दे देते हैं, उसको रख लो आप लोग। चैट में भेज दो और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं। नासा का बेसिकली क्या था, जिसके लिए वो हमको अप्रिसिएशन लेटर दिया था, वो बेसिकली ना उसका सैटेलाइट का डंप निकल रहा था, मतलब कि सैटेलाइट का डेटा था डंप हो रहा था। तो मिलता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वल्नरेबिलिटी उसमें भी मिलती है, टाइम लगता है खोजने में। तो सर मेरे पास होगा डंप, दिखाते हैं। सर ये लिंक तो अच्छा है सर, ओपन ही नहीं हो रहा। चल नहीं रहा है, ओ बंद कर दिया। तो करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर पीडीएफ फाइल भेज दो ना। पीडीएफ फाइल आपका एलएमएस जो है ना उससे दे रखा है, उधर होगा, उसमें है, उसमें एलएमएस पर है, इसमें नहीं है, मेरे इस सिस्टम में नहीं है। कल आप हमको ना दिन में याद दिला देना, हम रखेंगे पहले से, आप लोग को दिखा देंगे। पूरा डंप निकला था तकरीबन 15-16 जीबी का। सर ये एलएमएस में कहाँ पे जाते हैं? इसमें स्टडी मटेरियल करके होगा, उसमें होता है। चलो किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट? सर मुझे कुछ पूछना है, पूछूं? पूछो। सर जब आप बोले थे कि एपीके से सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, तो सर उसके अंदर हम जब रैट इंजेक्ट कर देते हैं तो भी तो ही होता है ना? रैट? अच्छा वो रैट इंजेक्ट नहीं होता। रैट तो वो बेसिकली वो तो टूल है ना जिसके थ्रू आप लोग वो एक्सेस कर पा रहे। स्पाईवेयर इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा, तो उसका तो तरीका होता है। आप रैट भी बताएंगे हमको? हाँ तो उसमें कौन बड़ा बात है, अभी नहीं, टाइम है, एक्सप्लॉइटेशन में बताएंगे। ठीक है सर। कुछ ऐसा 0 डे भी तरीके होते हैं अच्छा जिससे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है एंड्रॉयड को, वो बता देंगे, बट यूज करना वो आपका जिम्मेदारी है। सर और जो कैम्पफिशर होता है, हेलो, तो सर कैम्पफिशर सर अगर हम किसी को लिंक भेजेंगे तो वो अलाउ करेगा तो हमको मिलता है उसका कैमरे का एक्सेस, तो सर रैट में वो डायरेक्ट क्यों दे देता है? क्योंकि वो आपका कैमरे का एक्सेस पहले से ही परमिशन ले रखा है। और जिस कैम्पफिश का आप बात कर रहे हो ना, जिन्होंने बनाया वो हमारे मित्र है। और प्लस की जो कैम्पफिश है ना, वो जो ट्रिगर कराते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए कि वो जो परमिशन जो आता है ना पॉपअप का, उसको तक बाईपास किया जा सकता है। वो बाईपास होता है वो, मतलब अगर यूजर एक बार भी अगर वो क्लिक भी नहीं करेगा ना कहीं पर, वो अपने आप अलाउ कर देगा, वो ट्रिगर कर सकता है। बट वो चीज़ें, हाँ वो चीज़ें पब्लिकली दिखाना सही नहीं होता है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हाँ जनरली क्या होता था जब हम पहले काम करते थे तो उसमें वो चीज़ उन लोग को करके देना होता था एजेंसीज के लोगों को, तो वो लोग ऐसे ही ट्रिगर करते हैं। मतलब आप गलती से भी अगर उनके दिए गए वेबसाइट पर चले गए ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ट्रिगर करा देंगे आपका सारा डिटेल्स। ठीक है सर जो टेल ओएस होता है, टेल ओएस होता है वो भी एनोनिमिटी में बहुत हेल्प करता है ना? मतलब सर जो टेल ओएस है तो हमको वो बूटेबल पेन ड्राइव में लोड करना चाहिए आरडीपी पे? टेल ओएस जो है ना, वो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा याद रखना, वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल चलाने का नहीं है। उसके अंदर कोल्ड बूट मोड होता है। आप जैसे ही उसको बूट कराएं पेन ड्राइव से, चलाया आपने, जैसे ही आप अपने सिस्टम से उसको निकालोगे ना, वो सारा लॉक्स क्लियर कर देगा।
उसको कोई परसिस्टेंस इंस्टॉल करके चलाना ठीक नहीं होता है। टेल्स ओएस से भी एक खतरनाक ओएस बताते हैं, क्यूब। सर्च करना आप लोग, क्यूब ओएस, वन ऑफ द बेस्ट डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, बट उसके बारे में लोग जानते नहीं है। मतलब उसमें क्या है कि अगर आप ब्राउजर पे खोलकर अगर आप कुछ सर्च भी कर रहे हो ना, तो वो बेसिकली लॉग्स को ना, आपके डिटेल्स को ना अपने आप मल्टीपल ब्राउजर्स, मल्टीपल प्रॉक्सीज के थ्रू ले जाएगा वो खुद से। क्यूब ओएस को देखते हैं, CUB ना, यस क्यूब, अच्छा QUBES, QUBES, ये रहा, वन ऑफ द बेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सारे कुछ इसको सर, आप चला सकते हो पेन ड्राइव में लोड करूँगा या किस में करूँगा, VMware में? जैसे यूज करना यूज कर सकते हो, बट इन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को परसिस्टेंट यूज करना ठीक नहीं होता। ठीक है सर। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? सर ये फोल्डर मिल नहीं रहा है, ये वाला जो आप बताए स्टडी मटेरियल वाला, इसमें वो नीचे आप जब कोर्स में जाइएगा ना, लास्ट में कहीं पे होगा स्टडी मटेरियल। सर लास्ट में वो एडिशनल टॉपिक हैं, वही इसमें तो ऐसा नहीं होगा, होगा सर उसमें होगा, मेरे पास बस नहीं है, हम चेक करके बता दूंगा सर। सर मान लीजिए हमने इस आईपी एड्रेसेस को अगर स्कैन कर लिया तो उसके बाद क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। तो आपने बताया कि इसे स्कैन नहीं करना है। आपको पूरा आईपी एड्रेस थोड़ी नहीं दिखा है रेंज बताया ना सिर्फ आपको। एक बार ना हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। एक बार एक सिस्टम को एनालाइज कर रहे थे, काम आया था एक बार, उसके अंदर ना एक आईपी रेंज मिला था जो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। वो यूएस इंटेलिजेंस का था बाकी समझदार को इशारा काफी है। यस। चलो मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। सर ये जो आप अभी जी सर ये जो आप अभी लिस्ट बताया, ये इंटरनेट पे मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, सर्च कर लो आप। तकरीबन सर ये 100-150 होंगी, इससे ज़्यादा ही है, इसमें तो बड़ी ज़्यादा लग रही थी। अब वो देखना पड़ेगा सर। मेरे पास एक काम करेंगे हम, कॉपी, अभी तो हम दूसरे क्लास में जाएंगे, कॉपी करके हम आपको पूरा ग्रुप में डाल देंगे। हाँ सर वो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना फोल्डर भी नहीं मिल रहा वो जो आप बता रहे हैं। ठीक है ठीक है सर। और आनंद सर का क्लास कुछ दिन आप लेंगे? क्या आनंद सर का क्लास? यस सर, आनंद सर वाली क्लास लिंक आया था ना, तो हमको नहीं पता है, हम ही लेंगे अगर हमको दिया गया क्लास तो। हाँ सर, आनंद सर ने बोला है कि आज से आप कंटिन्यू करोगे। अच्छा, आप लोग 4.19 वाले हो ना? यस सर, कल ग्रुप यस सर। तो सर मेरे को ये पूछना था, आपका ये कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, मतलब पता चल जाता तो ठीक होता। अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी तो इन लोग का स्टार्टिंग हुआ है, पता नहीं 2-3 में, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है। तो सर आनंद सर अब नहीं पढ़ाएंगे हमको? हमको इतना नहीं पता, आप पूछ लेना अभिजीत सर से। सर शेड्यूल का इशू होगा। सर ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है सर, आप किए यूज इसके बारे में? हाँ, प्रॉक्सी है वो, प्रॉक्सी ओएस है। उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिनक्स कोई भी चला रहे हो तो आप उसको होनिक्स के साथ वो कर दो, मतलब तो वो क्या करेगा, आपका जो लॉग्स होगा, आपका जो डिटेल्स होगा, वो होनिक्स का यूज करते हुए ले जाता है। ये वर्चुअली सर बहुत सारे पड़ेगा। हाँ, वो वर्चुअल में ही चलता है सर, बहुत सारे चीज़ हैं। अब एनोनिमिटी के लिए अगर हम बोलते रहे, अगर एनोनिमिटी पे अगर हमको क्लास लेना हो ना, तो जैसे आप लोगों का कितना 6-7 क्लास चला ना, अगर हमको एनोनिमिटी पे अगर हम बताने पे आ जाए ना, तो 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। सर वो हम थोड़ा इसमें पढ़ रहे थे तो उसमें देखा है तो पूछ लिया। हाँ, बहुत सारा, उतना आपको ज़रूरत भी नहीं है, जितना आपको बता दिया ना आप लोग को, उससे ही आप लोग बड़ा काम कर लो। उससे होनिक्स का भी डिसएडवांटेज है, वो लैग करेगा और कहीं ना कहीं उसमें ना एक ट्रैक होने का खतरा होता है।
सर ट्रैक तो हम उसमें टोर में भी हो सकते हैं ना, कुछ वो होता है। आप एक काम करना, एनोनिमिटी वाला जो आप लोग एक बार आप लोग क्लास देख लेना, आप समझ में आ जाएगा, वहाँ पर हम सब बताएं ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है। सर ये जो एनोनिमिटी का क्लास, सर हेलो सर, एलएमएस पर सब कुछ है। एक मिनट, जो एनोनिमिटी में आईपी एड्रेस चेंज करना था सर, उसमें जो यूजर एजेंट था वो सर मेरे में आ नहीं रहा है, कैप वाला यूजर एजेंट आ नहीं रहा है, कैप वाला नहीं आ रहा है, कोई भी यूज कर लो दूसरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चेंज कर दिया था ना फिर बाद में चेंज किए थे हम लोग, वो नहीं काम हटा दिया गया उसको, वो मैनुअली करना होता है, नहीं तो कोई भी चला लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कल सर कितने बजे क्लास होगा? सेम टाइम 7:30। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।